आम आदमी की जिंदगी से बहुत ऊपर ले जाने वाली है शक्तियों की दुनिया में। तक्षक महल के सदस्यों को शक्तियों की इस जागीर के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी जाती है। चारों तरफ से दुश्मनों की नजर उन पर है और इसी कारण से वो कभी भी तक्षक महल से अपने संबंध को लोगों के सामने उजागर नहीं कर सकते, वरना उनकी जिंदगी पर ऐसा खतरा खड़ा होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अपने गुरु का निशानी के तौर पर दिया हरा पत्थर अपने हाथ में लेने का, एक्शन में आने का, उसकी आंखों में उत्साह की चमक साफ झलक रही है। आखिर क्या है ये तक्षक महल और उसके सदस्यों की कहानी? शिवम को कैसे पता चला कि वो भी तक्षक महल का सदस्य है? शिवम ने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है और अब अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलने वाला है। उसकी तलाश शुरू होने वाली है उस रायजादा परिवार के सदस्यों की जो दिल्ली में है। कौन है ये रायजादा परिवार और क्या है उसकी कहानी? इन सारे सवालों के जवाब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शिवम के पास है। अगले दिन शिवम ने अपने ही ख्यालों में खोए हुए छतरपुर से दिल्ली की सरहद में कदम रखा ही था कि आज फिर उस काली बेंटली कार ने उसका रास्ता रोक लिया। शिवम जैसे अब इसका आदी हो चुका था। उसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपना रास्ता मोड़ा और आगे बढ़ने को ही हुआ कि उस आवाज ने जैसे उसके कदम रोक लिए। क्या तुम शाह फैमिली और उसके मामलों के बारे में तभी बात करोगे जब मैं यहाँ खुद तुमसे मिलने आऊंगा? शिवम ने वापस पलट कर देखा कि गहरे नीले रंग के सूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी कार से बाहर निकला और उसने शिवम को उदासीन भाव से देखा। मध्यम आयु वर्ग का वो आदमी अपने चेहरे पर कोणीय विशेषताओं के साथ लंबा और सीधा खड़ा था। जोश से भरी आंखों के साथ वो एक गरिमापूर्ण और भव्य उपस्थिति के साथ शिवम को देखता रहा। उसके चेहरे की रूपरेखा को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति दिखने में शिवम से काफी मिलता जुलता लग रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप यहाँ खुद आकर मुझसे मिलने के बारे में सोचेंगे। आना तो बहुत दूर की बात है, शिवम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। पिछली बार 10 साल पहले शिवम ने इस आदमी को देखा था जो और कोई नहीं बल्कि उसका पिता भावेश शाह है, जिसे शिवम पहचान कर भी नहीं पहचानना चाहता था। मुझसे न मिलने का तुम्हारा कारण मैं समझता हूँ, लेकिन क्या तुम अपने दादाजी को एक बार देखना नहीं चाहोगे? उनसे मिलना नहीं चाहते? भावेश ने पूछा। शिवम ने इन शब्दों की अपेक्षा कभी नहीं की थी। वो एक पल के लिए चुप रहा। पूरे शाह परिवार में उसके दादाजी ही तो एक ऐसे थे जिन्होंने हमेशा उसे अपनापन दिया। पूरे शाह परिवार में सिर्फ अपने दादाजी शिवम वर्धन शाह, जिनके नाम पर ही शिवम का नाम रखा गया था, उनका ही एक चेहरा उसे स्पष्ट रूप से याद था। शिवम को सोचते हुए देख भावेश ने कहा, इस बारे में बात करने के लिए ये जगह सही नहीं, चलो कहीं और बैठकर आराम से बात करते हैं। ये कहते ही उसने कार के दरवाजे की तरफ इशारा किया और शिवम उसे देखता हुआ खड़ा रहा। बस कुछ ही देर बाद शिवम और भावेश दोनों शांग्रीला एरोस होटल में बैठे थे। बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में वो दोनों बस अकेले ही मौजूद थे और एक लंबी सी टेबल के दोनों तरफ आमने सामने बैठे वो एक दूसरे को देख रहे हैं। तुम्हारे दादाजी पिछले 2 साल से बिस्तर पर हैं, बहुत बीमार हैं। अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद वो बस एक ही जिद लेकर बैठ गए हैं कि केवल एक बार फिर तुमसे मिलना चाहते हैं। वो बस चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। भावेश ने एकदम धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे चाचा की भी शादी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे ताऊजी और चाचा जी के यहाँ केवल 2 बेटियां हैं। इस पीढ़ी में सिर्फ तुम ही बचे हो अब, जिसमें शाह खानदान का खून है, शाह खानदान का इकलौता दावेदार। शिवम ने खुद को नीचा दिखाने के लिए बुदबुदाया। तो आप चाहते हैं कि मैं परिवार की विरासत के लिए आपकी सौदेबाजी का हथियार बन जाऊं? तुम सच में भोले हो, भावेश ने ठंडे स्वर में कहा। हमारे परिवार का जो व्यापार है उसकी अनगिनत शाखाओं के अलावा हमारे शाह परिवार का दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बड़ा पारिवारिक व्यवसाय है। परिवार के नियमों के अनुसार अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है और तीसरी पीढ़ी को संभालने वाला कोई नहीं है
तो परिवार के मुखिया को दूसरे परिवार से बदल दिया जाएगा और उसी समय से शाह परिवार पर हमारी शाखा का शासन नहीं होगा। और इससे मुझे क्या लेना देना? शिवम ने शांति से पूछा। तुम्हारे दादाजी के बीमार पड़ने के बाद से ही पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे चाचा और ताऊजी पहले से ही परिवार की विरासत और सत्ता की हकदारी के लिए लड़ने की तैयारी में जुट चुके हैं, जिससे परिवार के भीतर एक जबरदस्ती का हंगामा हो रहा है। क्या तुम बस ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे, जब वहां तुम्हारे दादाजी के देखते देखते उनका बनाया हुआ साम्राज्य धूल में उड़ने वाला है? भावेश ने निराशा भरी नजरों से पूछा। शिवम थोड़ा झुंझलाया और उसने उपहास भरी मुस्कान से भावेश की तरफ देखा। आखिरकार वो अपने पिता भावेश के वास्तविक स्वरूप को भली भांति जानता था। सत्ता के लिए वो दूसरों की भावनाओं की परवाह किए बिना वो सब कर सकते थे जो करना पड़े और जरूरी बन जाए। अगर उसके दादाजी को गंभीर बीमारी ना हुई होती तो शाह परिवार में भावेश की स्थिति कभी हिलती ही नहीं। और तो और दिल्ली के शाह परिवार का दूसरा उत्तराधिकारी होते हुए वो अपनी स्थिति को कैसे कम कर सकता है और शिवम से मिलने के लिए छतरपुर आ सकता है? शिवम, तुम खुद ही सोच कर देखो कि क्या तुम वाकई में इस छोटे से नारंग परिवार में रहना चाहते हो और जिंदगी भर इस तरह अपमानित होना चाहते हो? भावेश ने शिवम से कहा। इस बात से एक चीज तो साफ थी कि भावेश ने न सिर्फ शिवम का ठिकाना पता लगाया था बल्कि उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल भी करवा ली थी। कल नारंग परिवार की शादी के दौरान तुम्हें इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा, लेकिन तुम में प्रतिरोध लेने की ताकत नहीं है, भावेश ने कहा। क्या तुम उनसे बदला लेने की शक्ति नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें वो रुतबा, वो शोहरत, वो ताकत मिल जाए कि तुम जब चाहो तब पूरे नारंग परिवार को अपने सामने पैरों पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दो? भावेश के ये कहते ही शिवम ने उसकी तरफ देखा और फिर एक गहरी सोच में डूब गया। आखिर क्या चल रहा है शिवम के अंदर? क्या वो आखिरकार भावेश का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा और शाह मेंशन लौटेगा? क्या है तक्षक महल और शिवम के अंदर शाह खानदान का खून होते हुए भी उसका संबंध उस तक्षक महल से कैसे है? क्या है ये विद्या और क्या करेगा शिवम अब अपनी शक्तियों के साथ? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर, ओनली